नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सुपर टेट 2022 का कंप्लीट कोर्स करा रहे हैं। तो विज्ञान विषय से हमने स्टार्ट किया है, जिसमें कार्य सामर्थ्य और ऊर्जा हमारा आज का टॉपिक है। और क्लास नंबर 8 हम आज देखेंगे। टॉपिक वाइज ही चीजों को देखेंगे, लास्ट में क्वेश्चन आपसे भी पूछेंगे। इससे पहले क्लास नंबर 7 में बल चैप्टर हमने देखा था। साइड बाई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा हम इतनी सारी चीजें ये कोर्स में आपके इसमें ये जितने भी पहले के टॉपिक हैं वो देख चुके हैं। कार्य सामर्थ्य और ऊर्जा हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कार्य से। सबसे पहले समझिए कार्य होता क्या है। देखिए, अगर हम बेसिक नॉर्मल तरीके से कहते हैं तो कार्य हर चीज को कहते हैं। जैसे कि आप खाना खा रहे हैं तो वो भी एक कार्य कर रहे हैं। अगर हम कहीं जा रहे हैं तो वो भी काम कर रहे हैं। अब बैठे मूवी देख रहे हैं तो वो भी काम कर रहे हैं। पर अगर विज्ञान के संदर्भ में हम इसे पढ़ते हैं तब हम कार्य को किस स्तर से देखते हैं। जैसे ये आप एक देख रहे हैं, बड़ा सा पत्थर जो है वो है, और ये एक आदमी खड़ा हुआ है और ये क्या कर रहा है, इसे उठाने का प्रयास जो है वो कर रहा है। ये काफी कोशिश करता है, दिन भर लगा रहता है उठाने के लिए, पर आप देख रहे हैं इतना बड़ा पत्थर है, अकेले कैसे इससे उठ जाएगा। तो ये हिलता तक नहीं है। अब इस स्थिति में अगर आपसे कार्य पूछा जाएगा तो आप क्या देखेंगे। विज्ञान की दृष्टि से आपको देखना है कि ये जो पत्थर आपका इतना बड़ा सा है, इस पर क्या कार्य हुआ। इस पर तो कुछ हुआ ही नहीं है, तो वैसे का वैसा ही है। तो इसमें हमें देखा जाता है विस्थापन। अगर ये खिसक करके यहां पर आ जाता तब हम कहते कि उसमें कार्य हुआ है। पर अगर इसमें किसी भी प्रकार का कोई हिला डुला भी नहीं है तो हम इसमें क्या कहेंगे कि किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं हुआ है। भले आपने दिन भर इसे हिलाने डुलाने में मेहनत की, उठाने में मेहनत की। जब विज्ञान की दृष्टि से हम इसे देखते हैं, वैसे नॉर्मली मैंने कहा कि जो कार्य है उसको हम अलग अलग दृष्टि से देखते हैं। तो अगर हम इसे डेफिनेशन के तौर पर आपको समझाएं तो आप क्या कहेंगे कि किसी वस्तु पर किया गया जो कार्य है वो उस पर लगा गया बल। हम जो भी काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं फोर्स लगा रहे हैं, तो उस पर लगाया गया बल। और साथ ही साथ जब बल लगाएंगे तो कहीं ना कहीं इसकी जो स्थिति है थोड़ा सा आगे खिसकेगी, तो उसे हम कहते हैं विस्थापन। मैंने बताया था ना विस्थापन। तो बल और बल की दिशा में विस्थापन जो है इसके गुणनफल के बराबर होता है आपका कार्य। अब हम बात करते हैं इसके डेफिनेशन की, सी की किसी वस्तु पर किए गए कार्य का मान बल और बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। तो फॉर्मूला आपको अवश्य पता होना चाहिए। यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। बल आपका यहाँ पर जो है वो F हो जाएगा, और S जो है ये आपका विस्थापन हो जाएगा, और जो W है ये आपका कार्य हो जाएगा। अब देखिए कैसे क्वेश्चन आ सकता है। अगर आपसे कह दिया जाए कि जो F है ये आपका 1 न्यूटन का है। F क्या आपका है, फोर्स है, बल है। तो मैं क्या कहूं कि कोई काम आप कर रहे हैं उसमें आप 1 न्यूटन का बल लगा रहे हैं। जो विस्थापन हुआ वो कितना हुआ, 1 मीटर का जो है वो विस्थापन हुआ। तब किया गया कार्य जो है वो क्या होगा। तो बस आपको इनको आपस में गुणा कर देना है। तो आपका क्या आ जाएगा, एक को एक से गुणा करेंगे तो एक ही आएगा, न्यूटन और मीटर और साथ में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। अब यहां से आपको क्या समझ में आया कि इसका मात्रक क्या है। बिल्कुल आपने सही सोचा। तो आपको मात्रक भी याद रखना है कि कार्य का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर के अलावा जूल भी होता है। न्यूटन मीटर आप फॉर्मूले से आपने देख लिया, और जूल भी आपका होता है। और बात करें अगर अदिश सदिश की, तो हम पहले ही सारी देख चुके हैं, ट्रिक से स्टार्टिंग में देख चुके हैं। तो ये एक अदिश राशि होती है। जो भी विस्थापन होता है उसकी उसमें दिशा नहीं होती, आप इस प्रकार से ध्यान रखिएगा। क्योंकि जो भी बल लगाते हैं ना वो बल की दिशा में ही विस्थापन हो जाता है, इसलिए कार्य में केवल परिमाण होता है, कोई दिशा जो है वो नहीं होती है। आगे बात करते हैं। तो यदि बल F और विस्थापन S इनके बीच में, इनकी जो दिशा है उसके बीच अगर आपको कोण की बात करें, थीटा दे रखा होगा, तब आपका इसी में सूत्र में और क्या बढ़ जाएगा, W बराबर F इंटू एस कॉस थीटा। इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन आपको देखने को जो है वो मिलते हैं। अब यहाँ पर जो कॉस थीटा है इसमें भी दो कंडीशन है, उनको भी समझ लीजिए। पहली कंडीशन ये है कि यदि विस्थापन जो है वो लगाए गए बल की दिशा के लंबवत हो। इस प्रकार से कुछ बात की जा रही है। ये आपका 90 डिग्री का यहाँ पर एंगल बन रहा है। बल अगर आप यहाँ पर दर्शा दीजिए और विस्थापन ये ऊपर वाली लाइन को दर्शा दीजिए। इस स्थिति में आप जो है वो कह सकते हैं कि जो आपका मान है अर्थात थीटा का मान है 90 डिग्री हो तो किया गया कार्य शून्य अर्थात न्यूनतम होगा। कैसे होगा, अभी हमने देखा ना कि कॉस के साथ में जो भी थीटा की वैल्यू है वो आ रही थी। यहाँ पर थीटा की जगह 90 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे 90 डिग्री यहाँ पर रख देंगे। तो कॉस 90 की बाकी अच्छा साथ में वो भी रख देते हैं समझाने के लिए। यही जो हमने पीछे देखा ना F इंटू एस, यही हमको यहाँ रखना है।
तो W बराबर F इंटू एस कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है तो आप जानते हैं 0 होती है, तो ये पूरी वैल्यू ही आपकी 0 हो जाएगी। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि कार्य शून्य अथवा न्यूनतम कैसे होगा। अब यही अगर आपका जो दूसरी कंडीशन दे रखी है, यदि विस्थापन लगाए गए बल की दिशा में ही हो, तब आपका अगर थीटा का मान 0 आ रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कुछ नहीं करेंगे, कॉस 0 रख देते हैं। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है तो 1 होती है। तो ऐसी स्थिति में जो मान आएगा F इंटू एस और कॉस थीटा की वैल्यू 1 आएगी, तो वही आपका कहने का मतलब है किया गया कार्य अधिकतम जो है वो आपका निकल करके आएगा। ये तो आपने नॉर्मली समझा सूत्र के जरिए कि कैसे आप वैल्यू रखेंगे। अब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझिए। जो हमने स्टार्टिंग में देखा था यहाँ पर इस पत्थर के माध्यम से, अगर आप इधर साइड से इसमें बल लगा रहे हैं और अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो इस पर लगाया गया आपका जो बल है उसका जो विस्थापन है वो ऊपर की ओर हो, तब आपका जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा तो आप कहेंगे अगर बल आपका इस तरीके से लग रहा है और विस्थापन जो है एकदम ऊपर की साइड लग रहा है, आप लगा बल इस तरफ रहे हैं पर विस्थापन ऊपर लग रहा है, तो ये पत्थर खिसकेगा ही नहीं। तो ये जो एंगल है 90 डिग्री बनेगा जब विस्थापन के साथ आप कोण बनाएंगे, तो ऐसे में कोई कार्य नहीं होगा। पर अगर आप खुद सोच करके देखिए कि विस्थापन जिधर साइड आप बल लगा रहे हैं टोटली विस्थापन आपका उधर ही साइड हो, उसी दिशा में हो, तो ऐसे में ये पत्थर खिसक के जो है इधर आएगा, तो ऐसे में जो कार्य होगा वो आपका मैक्सिमम होगा। वही चीज यहाँ पर समझाने की बात की गई है कि यदि विस्थापन लगाए गए बल की दिशा में ही होगा तो थीटा आपका 0 होगा और किया गया कार्य अधिकतम होगा। पर अगर विस्थापन लगाए गए बल की दिशा के लंबवत होगा, 90 डिग्री होगा, तो बल जिस तरफ लगा रहे हैं उधर विस्थापन हो ही नहीं रहा है, ऊपर की साइड हो रहा है, तो आपका जो कार्य होगा वो शून्य होगा। तो इसको केवल आपको समझना भी है और मेन चीज आपको जो वैल्यू है पुट करके अगर क्वेश्चन आएगा तो करना है। और एक पॉइंट आपको और याद रखना है कि जब आप बल लगाएंगे और जो विस्थापन है वो आपका उसी दिशा में हो, आपसे कहा जाए इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है कि बल विस्थापन की दिशा जो है उसमें हो तो जो किया गया कार्य होगा वो धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, तो आप कहेंगे कि अगर उसी दिशा में हो तो कार्य धनात्मक होगा। पर अगर क्वेश्चन इस तरीके से आए कि जो बल आप लगा रहे हैं वो विस्थापन जो है इसकी विपरीत दिशा में जो है वो हो, तब इस स्थिति में किया गया जो कार्य होगा वो आपका कैसा होगा तो ऋणात्मक होगा। विपरीत के लिए मैंने बैक वाला एरो यहाँ पर लगा के लिख दिया है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब आप सोचेंगे कि जिस तरफ बल लगा रहे हैं विस्थापन उसके अपोजिट कैसे हो सकता है। जैसे हम अगर कार को धक्का एक इस तरफ से लगा रहे हैं, ऐसे समझिए, जैसे एक आप ये देखिए कि जो छोटे बच्चे वाली कार होती है ना जिसको धागा बांध के खींचा जाता है, तो उसमें ऐसे धागा बंधा हुआ है और कोई छोटा सा बच्चा क्या कर रहा है उसको खींच कर जो है वो चला रहा है। अब वो जो उसके द्वारा जो बल लगाया जा रहा है वो अपनी दिशा में जो है वो लगाया जा रहा है। बहुत सी कार ऐसी भी तो होती हैं जिसमें वो पीछे करो आगे भागती हैं, तो उस तरीके की कंडीशन आपको देखने को मिलती है कि जब आप बल लगा रहे हैं तो उसके विपरीत में विस्थापन हो। अब एक प्रश्न को करते हैं, उसके बाद आगे के टॉपिक पर हम बढ़ेंगे। तो प्रश्न आपका ये है कि किसी व्यक्ति ने 15 किलोग्राम वस्तु को ऊपर उठाया। अब देखिए कोई चीज आप उठा रहे हैं तो बल लगा रहे हैं ना नीचे से ऊपर की ओर, इस प्रकार से उठा रहे हैं, तो उसके द्वारा वस्तु पर जो लगाया गया बल है उसके द्वारा कार्य किया गया। वस्तु ऊपर की ओर चलती है मतलब वही उठने के संदर्भ में और 1.5 मीटर विस्थापित होती है। आपके द्वारा लगाया गया बल जो है वो विस्थापन की दिशा में है, ये भी यहाँ पर क्लियर किया गया है। तथापि वस्तु पर गुरुत्वीय बल भी जो है वो कार्यरत है, क्योंकि जब आप गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्वीय बल के अगेंस्ट कोई वर्क करते हैं ऊपर नीचे क्रम में, मैंने बताया था ना, वहां पर आपका जी भी आ जाता है। तो किया गया कार्य जो है वो क्या होगा। अब देखिए कार्य की अगर बात करें तो हम जो फॉर्मूला पढ़कर आए हैं वो पढ़ के आए हैं कि W होता है हमारा वर्क और W बराबर होता है F इंटू डी, यानी कि बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। अब यहां पर देखिए तो एक व्यक्ति ने 15 किलोग्राम वस्तु को ऊपर उठाया, यानी कि यहां पर तो आपका दिया ही नहीं गया है बल, यहां पर दिया गया है उस वस्तु का भार। अब आपको क्या करना है, अब दूसरे फॉर्मूले का यूज करना है, यानी कि फॉर्मूला में फॉर्मूला आपको पुट करना होगा। तो यहां पर जो आपकी वैल्यू दे रखी है ये 15 किलोग्राम, ये आपको m यानी कि द्रव्यमान दे रखा है वस्तु का। अब आपको ये समझना होगा कि प्रश्न में कौन सी वैल्यू दे रखी है, तभी आप प्रश्न में दूसरे फॉर्मूले को रख पाएंगे। तो m की वैल्यू दे रखी है आपको 15 किलोग्राम की, उसके द्वारा वस्तु पर लगाए गए बल के द्वारा किया गया कार्य, वस्तु ऊपर चलती है, यानी कि विस्थापन दे रखा है आपको। विस्थापन कितना दे रखा है d,
कितना है आपका 1.5 मीटर दे रखा है। और आपको निकालना क्या है, ये भी कह रखा है कि तथापि वस्तु पर गुरुत्वीय बल भी कार्यरत है, यानी कि जी की वैल्यू भी आपको दे रखी है। हम 9.8 मानते हैं, हम सीधे 10 मान लेते हैं क्योंकि आपको समझा ही रहे हैं। 10 भी मान सकते हैं, 9.8 भी मान सकते हैं। तो 10 मात्रा किसका होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये हो गई जी की वैल्यू। अब यहाँ पर हमें जो निकालना है उसमें अगर आप देखेंगे तो W बराबर F इंटू एस आपका होता है। अब इस F की जगह हम फॉर्मूला यूज करेंगे इस M के संदर्भ में। तो हमने फॉर्मूला इससे पहले पढ़ा था, F बराबर क्या होता है, F बराबर होता है ma, यानी कि द्रव्यमान और गुणे में त्वरण। ये आपका क्या है, त्वरण। अब यहाँ पर त्वरण ना दे करके, ए ना दे करके गुरुत्वीय त्वरण दे रखा है जो कि जी की वैल्यू, तो इस ए की जगह हम इस जी को जो है वो रख लेंगे। यानी कि एम ए की जगह हम क्या रख सकते हैं, एफ की जगह क्या रख सकते हैं, एम ए रख सकते हैं। एम ए और साथ में मल्टीप्लाइड में एस बी। अब सभी की वैल्यू रख देंगे। ए की जगह अब हमने बताया ना त्वरण दे रखा है, तो गुरुत्वीय त्वरण ही दे रखा है, तो हम जो ए जी की वैल्यू है उसको यहाँ पर रख लेंगे, तो डायरेक्ट इसको हम यहाँ पर जी भी रख सकते हैं। अब m की वैल्यू क्या आपको दे रखी है, 15 किलोग्राम। g की वैल्यू आपको 10 और s की वैल्यू क्या दे रखी है, s वही आपका जो आपका विस्थापन है, तो ये d से डिनोट करिए, s से डिनोट करिए। यहाँ पर हम 1.5 की वैल्यू रख देते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 15 गुणे 10 गुणे 1.5 आपका निकल कर क्या आएगा, 225। और जो भी आपका W में मात्रक हमने बताया था वो क्या होता था, न्यूटन प्रति मीटर, प्रति नहीं लगता है, केवल न्यूटन मीटर होता है। तो 225 न्यूटन मीटर आपका आंसर आ जाएगा। इसी को ही जूल में भी हम लिख सकते हैं, तो 225 जूल करके भी आप जो है इसे लिख सकते हैं। तो कुली कह लीजिए, उस व्यक्ति को कह लीजिए, उसके द्वारा किया गया कार्य 225 जूल आ जाएगा या 225 न्यूटन मीटर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। इसी में ही जो है आपका ऊर्जा। ऊर्जा क्या होता है, किसी वस्तु के कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको हम कहते हैं ऊर्जा। ऊर्जा का मात्रक आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत क्या होता है, तो आपका जो है वो सूर्य सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत जो है ऊर्जा का होता है। और कहीं कहीं ऊर्जा का मात्रक आपको किलो जूल भी यूज करते हुए देखने को मिलता है। तो किलो जूल अगर आपका लिखा हो, शॉर्ट में केजे करके लिखा जाता है, तो एक केजे जो है वो 1000 जूल के बराबर जो है वो आपका होता है। 1 किलो जूल बराबर, इस प्रकार से याद रख सकते हैं। अब ऊर्जा के अंतर्गत ही अलग अलग टाइप की ऊर्जा की बात करते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं यांत्रिक ऊर्जा की, जिसको हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। किसी वस्तु में केवल यांत्रिक कारणों से जो कार्य करने की क्षमता होती है उसको कहते हैं हम उस वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा जो है आपका बराबर होती है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर। अब यहाँ पर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को अलग अलग जो है वो समझते हैं। गतिज ऊर्जा की बात करते हैं जिसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। इसका जो फॉर्मूला होता है इसको याद रखिएगा, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे हम कहते हैं गतिज ऊर्जा। सिंपल सा है, गति के कारण तो गतिज ऊर्जा। और यहाँ पर जो के है इसी को काइनेटिक में जो के है इससे डिनोट करते हैं, तो के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर जो है इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर जो m है ये आपका द्रव्यमान हो जाएगा, हाफ एम वी में ये क्या है, द्रव्यमान हो जाएगा। और आपका जो v है वो आपका वेग हो जाएगा, और वेग में भी आपका अंतिम वेग जो है वो होगा, क्योंकि जब इसको आप डेरिवेशन के थ्रू जो है अंतिम वेग, इसको जब आप डेरिवेशन के थ्रू जो है प्रूव करते हैं, तब लास्ट में जो इसमें इक्वेशन बनती है वो इस प्रकार से बनती है, के बराबर हाफ यानी 1/2 एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इस प्रकार से आपकी बनती है। डेरिवेशन आपके में वैसे भी पूछी नहीं जाती हैं, ये सब हाई स्कूल इंटर के लेवल पर पूछी जाती हैं, पर आपको पता होना चाहिए कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बचता है। यहाँ पर लास्ट में कोई वस्तु जो होती है उसकी गति अपनी जो विरामावस्था होती है वहां से प्रारंभ होती है जब गतिज ऊर्जा की बात होती है, तो इसलिए यू की जो वैल्यू होती है वो वहां पर 0 हो जाती है, इसलिए यहां से u आपका हट जाता है और केवल जो है वो v स्क्वायर जो है वो बचता है, और फॉर्मूला आपका हाफ एम वी स्क्वायर जो है वो बन जाता है।
चलिए इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल देखते हैं। तो ये आपका जो है वो प्रश्न है, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं मेरे बताने से पहले। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए, चीजें समझ आए तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करते रहिएगा। आपके लिए ढेर सारी मेहनत की जाती है, तो एक लाइक तो आपका वीडियो पर बनता ही है। तो प्रश्न आपका है कि 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गतिशील है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा। हमने फॉर्मूला जो पढ़ा बस सीधे सीधे आपको इसमें लगा देना है। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है, तो आप कहेंगे K बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। अब हाफ तो आपका ऐसे ही रहेगा, m जो द्रव्यमान है वो 15 किलोग्राम दे रखा है, v की वैल्यू देखिए 4 मीटर प्रति सेकंड का एक समान वेग दे रखा है, तो 4 यहाँ पर भी रख देते हैं और साथ में इसका स्क्वायर भी आपका हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 का स्क्वायर 16 होगा, यहाँ पर गुणे 16 लिख दीजिए, यहाँ पर आपका 15 और साथ में 1/2 आपका है, तो इससे कट जाएगा। 15/16 की जगह क्या बचेगा, 15/8, क्योंकि ये वाले 2 से हम 4 4 जा 16 होता है, उससे काट देंगे तो 15 गुणे 8 आएगा। और 15 अट्ठे कितना होता है, तो आपका 120 होता है। तो 120 यहाँ से आंसर जो है वो आ जाएगा। और 120 आपका मान क्या है, जूल में हम लिख सकते हैं। इस प्रकार से हो जाएगा ये आपका प्रश्न। चलिए बढ़ते हैं अब स्थितिज ऊर्जा की तरफ। तो स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, किसी वस्तु में उसकी स्थिति अथवा अवस्था के कारण जो ऊर्जा होती है उसे हम कहते हैं उसकी स्थितिज ऊर्जा। एग्जाम्पल आपको जरूर याद होने चाहिए, यही सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, जैसे दबी हुई स्प्रिंग, घड़ी में चाबी भरना, पृथ्वी से कुछ ऊंचाई पर स्थित वस्तु आदि में स्थितिज ऊर्जा जो है वो संचित होती है। अब देखिए इस चीज को समझिए, दबी हुई स्प्रिंग कैसे, अगर कोई एक पर्टिकुलर ऐसे स्प्रिंग है, ये आपकी मान लीजिए स्प्रिंग है, इसे आप खींचते हैं तो खींचने के बाद आप देखेंगे ऐसे 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 इनमें गैप आ जाएगा। तो जब गैप आ जाता है, इस स्थिति को अगर आप छोड़ दीजिए, गैप आने के बाद मतलब कि स्प्रिंग आपने खींची और उसके बाद छोड़ दीजिए, तो क्या होगा, वो वापस से उसी स्थिति में आ जाता है। सेम चीज अगर आप एक रबड़ बैंड लेंगे, रबड़ बैंड को आप खींचिए, एक रबड़ का छल्ला लीजिए उसको खींचिए, तो क्या होगा, पूरा छल्ला क्या होगा, खिंच जाएगा। जैसे अगर इतनी छोटी रबड़ है तो खींचने के बाद इतनी बड़ी तक हो सकती है, पर अगर जब आप इसे छोड़ेंगे तो वापस से ये उसी स्थिति में जो है वो पहुंच जाएगा, यानी अपनी जो प्रारंभिक लंबाई है वो प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा। तो इसे हम रखते हैं स्थितिज ऊर्जा की जो कंडीशन है उसमें। जैसे आपने ये स्प्रिंग देखा, ऐसे ही आपका एक आता है घड़ी में चाबी भरना हो गया, या जो गाड़ी आती नहीं, चाबी भर दो उसके बाद गाड़ी चलती चली जाती है, वो सब भी आपके इसमें आते हैं। जैसे आप देखते हैं ना, छोटे पर आप देखते थे कि ये खिलौने आते थे, उसमें आपने क्या किया, चाबी भर दी। जैसे ये आपकी एक कार है, इसमें आपने क्या किया, चाबी भर दी और जमीन पर रख दिया, फिर आप क्या देखेंगे कि वो जो कार है चलने लगती है। तो वो जो ऊर्जा होती है वो आपकी उसमें कहाँ से आ रही, तो जितनी आप चाबी भरते हैं ना, चाबी द्वारा भरे गए जो लपेटन जिसको हम बोलते हैं, उसकी संख्या पर डिपेंड करता है। तो इस प्रकार की जो ऊर्जा है, घड़ी में चाबी भरना या गाड़ी जो होती है चाबी वाली उसमें चाबी भरना, ये सब स्थितिज ऊर्जा में आता है। और ऐसा होता क्यों है, इस चीज को भी समझिए। तो जब आप कोई वस्तु पर कार्य करते हैं, जैसे आप रबड़ बैंड को खींच रहे हैं या घड़ी जो है उसमें चाबी भर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, जो भी आप वस्तु पर कार्य कर रहे हैं उसके कारण उसमें ऊर्जा जो है होती है वो संचित हो जाती है। तो वही आप कहते हैं कि किसी वस्तु को स्थानांतरित की गई जो ऊर्जा होती है उसमें स्थितिज ऊर्जा जो है उसके रूप में संचित होती है। एक और अच्छा सा एग्जांपल आप समझ सकते हैं, जैसे आपने धनुष देखा होगा, जो छोटे बच्चे बनाते हैं ना, इस प्रकार से जो है धनुष होता है और इसमें एक डोरा बांध लेते हैं और इसको पीछे की ओर खींचते हैं। यहाँ तक अगर इसको आप खींच रहे हैं, उसमें आप इस प्रकार से लगाए हुए हैं तीर कमान, और उसके बाद क्या करते हैं, इस जो तीर कमान है उसको छोड़ते हैं। तो जैसे ही आप छोड़ते हैं तो ये जो आपने धागा इधर इतना खींच रखा था, ये वापस से उसी स्थिति में आ जाता है जहां पर पहले जो है वो था। तो इस प्रकार का भी एग्जाम्पल, या धनुष की तनित डोरी पर रखा गया तीर इस तरीके से पूछा जाए तो वो भी आपका स्थितिज ऊर्जा जो है उसमें ही आएगा। और इसका सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र mgh होता है। अब इसको हम आगे भी देख लेंगे, mgh होता है, जैसे उसका k बराबर हाफ mv स्क्वायर होता है, तो इसका जो होता है वो mgh होता है। आगे देखिए, तो स्थितिज ऊर्जा कई रूपों में निहित हो सकती है, गुरुत्वीय ऊर्जा, प्रत्यास्थ ऊर्जा, स्थिर वैद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, ये सब इसी के ही आप कह सकते हैं रूप हैं। जैसे आप बात करते हैं इसी में ही सबसे पहला जो है, जिसको हम कहते हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर है जो कि गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध वस्तु को पृथ्वी तल से
उच्च स्थिति तक ले जाने में किया जाता है। मैंने बताया ना, जब नीचे से आप ऊपर ले जा रहे हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स के विरुद्ध ले जा रहे हैं, तो वहां पर आपका क्या आ जाता है, जी आ जाता है, जो कि अभी एक क्वेश्चन भी हमने वहां पर देखा था। तो तब गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा जो है, द्रव्यमान m और गुरुत्वीय त्वरण g और ऊंचाई आपका h। तो इस प्रकार से आपका फॉर्मूला क्या बनता है, mgh। बस आपको फॉर्मूले बेस्ड अगर क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही वैल्यू दे रखी होगी और आपको सीधे सीधे उसमें रख करके आंसर निकालना होगा। तो ये आपका हो जाएगा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। अगले की बात करते हैं। अगला आपका है प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, जिसको हम क्या कहते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो है, किसी स्प्रिंग को दबाने में उसकी प्रत्यास्थता के कारण जो कार्य किया जाता है, वह स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है और इसे कहते हैं स्प्रिंग की प्रत्यास्थ ऊर्जा। अभी एग्जांपल से भी हमने समझा था। मैंने बताया ना, ये जो सब है सब स्थितिज ऊर्जा के ही अंतर्गत अलग अलग टाइप है। प्रत्यास्थ हो गया, इलास्टिक का गुण, इससे पहले जो गुरुत्वीय ऊपर उठाने का गुण, उसी के अंतर्गत है। पर बेसिक तरीके से मैंने आपको समझा दिया। पर कई बार क्या होता है, कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल दिया होता है कि स्प्रिंग को दबाने में किस प्रकार के स्थितिज ऊर्जा, और स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा ऑप्शन ना दे करके उसके अंतर्गत के टाइप्स दिए जा सकते हैं। प्रत्यास्थ हो गया या गुरुत्वीय हो गया, तो आप पहचान लेंगे। तो किसी स्प्रिंग को दबाने में उसकी प्रत्यास्थता के कारण जो कार्य किया जाता है, वो स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इसे कहते हैं स्प्रिंग की प्रत्यास्थ ऊर्जा। अगला द्रव्यमान ऊर्जा, मास एनर्जी। पदार्थ का द्रव्यमान भी ऊर्जा का ही एक स्वरूप है। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध कहता है E बराबर mc²। इसके अनुसार यदि 1 किलोग्राम द्रव्यमान विलुप्त हो जाए तो 9 गुणे 10 की घात 16 जूल ऊर्जा जो है वो प्राप्त होती है। यहाँ पर जो E बराबर mc² है, ये आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध है, इसको पूछा जाता है, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं आपका द्रव्यमान ऊर्जा के बाद ऊर्जा संरक्षण का नियम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि विश्व की संपूर्ण ऊर्जा जो होती है ना, उसका परिमाण जो होता है वो नियत रहता है। अर्थात ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है, ना ही जो है वो नष्ट की जा सकती है, केवल और केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है। जैसे आप देखते हैं कि जो सौर ऊर्जा होती है उसको वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर लिया जाता है, यांत्रिक ऊर्जा जो होती है उसको वैद्युत ऊर्जा में, मतलब अलग एक दूसरे को ट्रांसफर किया जाए, बदल लिया जाता है। ये आप नहीं कह सकते कि ऊर्जा समाप्त हो गई है या ऊर्जा उत्पन्न की गई है, केवल और केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है। इसे कहते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। अब बात करते हैं हमारा जो अगला टॉपिक है। ये चीज तो मैं आपको बता चुका था। ऊर्जा का मूल स्रोत, सूर्य ऊर्जा का मूल स्रोत है। इसकी ऊर्जा का मूल स्रोत क्या होता है, नाभिकीय संलयन। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, नाभिकीय संलयन। प्रश्न डायरेक्ट आपके पूछे जाते हैं कि ऊर्जा जो है, जो सूर्य में ऊर्जा का स्रोत होता है, वो किस कारण से होता है, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, इस तरीके का ऑप्शन होते हैं। तो कई बार हमें लगता है कि जो सूरज होता है इतना तप्त होता है, तो उसमें क्या होता है, टूट फूट होती रहती होगी, तो बाहर की ओर विखंडन शब्द से बहुत बार जोड़ के हम गलत कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है, नाभिकीय संलयन जो है आपका होता है। इस वर्ड को इसीलिए हमने अलग से जो है वो लिख दिया है। सूर्य ऊर्जा का मूल स्रोत है, इसकी ऊर्जा का मूल स्रोत होता है नाभिकीय संलयन। अब बात करते हैं हमारे अगले और लास्ट टॉपिक की, जो कि आपका है सामर्थ्य अथवा शक्ति। पूरा हमारा चैप्टर था ना कार्य, सामर्थ्य और ऊर्जा। तो कार्य, सामर्थ्य और ऊर्जा में कार्य देख लिया हमने, सामर्थ्य रह गया आपका, ऊर्जा भी हम देख चुके हैं। तो अब सामर्थ्य अथवा शक्ति की बात करते हैं। तो किसी कर्ता के कार्य करने की जो दर होती है उसको कहते हैं सामर्थ्य अथवा शक्ति है। जैसे आप अलग अलग देखते हैं ना, जैसे आप कोई काम जो है बहुत देर तक करते रहते हैं, आप नहीं थकते हैं। पर्टिकुलर दूसरा पर्सन होता है, वो करता है 10 मिनट बाद थक जाता है। जैसे किसान के द्वारा हल जोतने की बात की गई, तो वहां पर क्या होता है कि आप लगातार खेती किसानी में लगे हुए हैं, तो आपकी क्षमता क्या है, ज्यादा है, आपकी शक्ति जो है वो ज्यादा है, आपकी सामर्थ्य ज्यादा है। तो आप हो सकता है पूरे दिन सुबह से शाम बिना खाए पिए काम करते रहें। एक पर्टिकुलर कोई नया पर्सन है, वो क्या है 10 मिनट हल जोतने के बाद थक जाएगा। तो मतलब कहने का है अलग अलग सामर्थ्य अथवा शक्ति होती है। तो वही किसी कर्ता के द्वारा कार्य करने की जो दर होती है उसको कहते हैं सामर्थ्य अथवा शक्ति। सूत्र जरूर ध्यान रखिएगा, सामर्थ्य P बराबर W/T होता है। यहाँ पर P जो है वो आपका सामर्थ्य है, कार्य जो है वो आपका W है और समय जो है आपका T है। तो P बराबर W/T। अब यहाँ पर कैसे सूत्र से क्वेश्चन आएंगे, आपको कार्य दे दिया गया होगा, समय दिया होगा और सामर्थ्य पूछा जा सकता है। सामर्थ्य दिया जा सकता है, कार्य दिया जा सकता है, समय पूछा जा सकता है। ऐसे ही आपको कोई भी दो वैल्यू दी होंगी, उससे आप निकाल सकते हैं। सामर्थ्य का मात्रक क्या होता है, तो जूल प्रति सेकंड अथवा वाट जो है वो होता है। मात्रक बिल्कुल सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं, कई बार बहुत डिटेल में ना पूछकर डायरेक्ट मात्रक पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कार्य जो है इसका मात्रक क्या होता है, तो कार्य का मात्रक जूल होता है।
इसलिए जो P बराबर W में अपॉन T में जो W है उसकी जगह जूल आ गया और बटे बटे आ गया यानी प्रति आ गया, और T का मात्रक सेकंड होता ही है तो जूल प्रति सेकंड। इस प्रकार से सामर्थ्य का मात्रक आप याद रख सकते हैं। जरूरी नहीं हर चीज रटे, अगर आपको P बराबर W अपॉन T पता है तो इसी में आप रख करके मान निकाल सकते हैं, यानी कि इसका मात्रक बता सकते हैं। और दूसरा एक और मात्रक होता है वाट, वो भी आपको पता होना चाहिए। अब कुछ मान है इसी के संदर्भ में और वो न्यूमेरिकल में आपको काम आते हैं, तो इनको याद कर लीजिएगा कि 1 किलोवाट घंटा जो है कितने के बराबर होता है, तो 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल के बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा का मान। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट तथा 1 किलोवाट बराबर होता है आपका 1.34 अश्व शक्ति के। तो उसी को चेंज भी कर सकते हैं या सीधे सीधे याद रख सकते हैं। तो इनका मान आपको प्रश्न में पूछा जा सकता है, इस पर बेस्ड मतलब क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको आना चाहिए। अच्छा, एक चीज और आप याद रख सकते हैं जो हमने इससे पहले देखा था, इसका मात्रक वाट। ये जो है जो शक्ति है उसके संदर्भ में जेम्स वॉट नाम के एक व्यक्ति थे, उन्हीं के सम्मान में ही वाट इस यहाँ पर आया था, तो इसलिए इसके मात्रक में वाट आपको देखने को मिलता है। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। चलिए अब बात करते हैं एक से दूसरे में परिवर्तन के संदर्भ में आपसे पूछ लिए जाते हैं, और ये हमारा लास्ट जो है टॉपिक होगा। इसके बाद एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे और एक आधा अगर कोई चीज रह गई होगी तो हम नेक्स्ट वाली क्लास में करा देंगे, पर इसी चैप्टर के नेक्स्ट वाली क्लास में हम प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि चीजों को पढ़ने के साथ साथ प्रश्नों की प्रैक्टिस करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहला डायनमो बहुत पूछा जाता है, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट डायनमो है। ये पूछा जाता है कि किससे किसको परिवर्तित करता है, तो एकदम आपको ये रटा होना चाहिए, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है आपका डायनमो। इसको देखिए याद भी कर सकते हैं। एक्चुअल में आप देखते हैं ना, जो टरबाइन होते हैं घुमाए जाते हैं, बहुत ऊंचाई से जल गिराया जाता है, तो टरबाइन जो है वो नाचते हैं, उन पर जल गिरने के कारण गोल 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 पंखे की तरह ना घूमता है, और उससे क्या की जाती है, विद्युत पैदा की जाती है। सेम वही कंडीशन यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी क्या है कि जो डायनमो है वो इस प्रकार से आप देखेंगे एक सेटअप टाइप का होता है। इसमें इधर कोने में गोल टाइप का चक्का लगा रहता है, इधर आपका एक लंबी लंबी इस तरीके से प्लेट लगी रहती है। आप सर्च करेंगे डायरेक्ट गूगल पे तो आपको मिल भी जाएगा। तो इसमें क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा, यानी कि वो वर्किंग, जैसे टरबाइन पर पानी गिराया जा रहा है तो वो घूमता है, ऐसे ही इसमें भी यांत्रिक जो ऊर्जा होती है जो हमने देखी थी वो वर्क करती है, और वो कन्वर्ट करती है किसमें, विद्युत ऊर्जा में। तो इस प्रकार से डायनमो इलेक्ट्रिक मशीन के नाम से हम जानते हैं इसको। तो ये यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। दूसरे की बात करते हैं ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट आप देखते हैं ऐसे होती है ना घरों में सभी के, तो इसको हम क्या कहते हैं, बिजली देते हैं, विद्युत ऊर्जा देते हैं। और जब आप विद्युत ऊर्जा दे रहे हैं तो ये किस में बदल देती है उसको, प्रकाश ऊर्जा में। आपको ट्यूबलाइट से लाइट मिल जाती है। फिर आपका वैद्युत मोटर, ये आपका जो तीसरे नंबर पे लिखा है ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला और तीसरा सबसे ज्यादा यही दोनों पूछे जाते हैं। वैद्युत मोटर क्या है, जैसे आपके घर में, सबके घर में समरसेबल वाला पानी आता होगा, तो वैद्युत मोटर आप देखते हैं घर में जैसे आपके लगा हुआ है, तो उसमें आप क्या करते हैं, नीचे वो वैद्युत मोटर क्या करता है, जमीन से जो है वो पानी लेकर के ऊपर आता है, और ऊपर आपके यहाँ जो नल लगा होता है उससे पानी आपको जो है वो मिल जाता है इस प्रकार से। तो इसमें हम सबसे पहले क्या दे रहे हैं उसको, तो बिजली दे रहे हैं, क्योंकि बिना बिजली के तो उसने नीचे से पानी खींचने का काम ही नहीं किया। तो सबसे पहले हम क्या दे रहे हैं उसको, वैद्युत दे रहे हैं। जैसे हम बटन ऑन करते हैं, बिजली ऑन करते हैं, तो ये क्या करता है, नीचे से जाता है पानी को खींचता है। तो ये किस प्रकार का वर्क कर रहा है, यांत्रिक वर्क कर रहा है। तो यांत्रिक ऊर्जा को, वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम कौन कर रहा है, वैद्युत मोटर। तो आपको डायनमो वैद्युत मोटर एकदम याद रखना है। विद्युत बल्ब आप सभी जानते हैं, विद्युत ऊर्जा दी जा रही है तो उसको प्रकाश में भी बदलता है, और जो वैद्युत बल्ब होते हैं थोड़े से हीट भी करते हैं तो उसमें ऊर्जा में भी बदलता है। अच्छा, आपने देखा होगा पहले एक बल्ब आते थे सूर्या बल्ब करके, अभी भी आते हैं, 100 वाट के होते हैं, उसमें आप देखेंगे तो बल्ब बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। तो उसमें और अब जो एलईडी आ रही है उसमें क्या डिफरेंस होता है, जो पहले आपके आते थे उसमें बहुत सी ऊर्जा जो होती है वो हीट में जो है वेस्ट हो जाती थी, उसमें ऊर्जा में वेस्ट हो जाती थी। एलईडी में ऐसा नहीं होता, एलईडी 10 ही वॉट के होंगे पर उतना गर्म नहीं होते, तो उसमें वो वेस्टेज नहीं हो पाती है, इसलिए आपके एलईडी ज्यादा बेहतर माने जाते हैं। अगला देखते हैं लाउड स्पीकर। तो इसको भी आप वैद्युत ऊर्जा देते हैं और इसको किस में बदल देता है, ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। सोलर सेल की बात करें तो आपका जो सौर ऊर्जा होती है सूर्य से मिलने वाली, उसको ये वैद्युत ऊर्जा में बदल देता है। अगला आपका मोमबत्ती, ये आपका रासायनिक ऊर्जा जो होती है उसको प्रकाश और ऊष्मा दोनों में बदलता है। ऊष्मा भी तो आपको मिलते ही, प्रकाश तो मिलता ही मिलता है, और किसमें किसको बदल रहा है, रासायनिक ऊर्जा को बदल रहा है।
अगला माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या है? जो ध्वनि ऊर्जा होती है उसको वैद्युत ऊर्जा में बदल देता है। जो माइक्रोफोन लगाते हैं कहीं ना कहीं उसमें लीड तार मोबाइल में लगाते हैं, तो उससे उसे क्या मिल रही है? ध्वनि मिल रही है, और उसको वो वैद्युत ऊर्जा में जो है वो बदलता है। आगे विद्युत सेल की बात करते हैं, तो ये रासायनिक ऊर्जा जो है इसको वैद्युत ऊर्जा में जो है वो बदल देता है। और लास्ट हमारा सितार। सितार जो है ये आपका यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। ये जो सितारा बजाया जाता है वो यांत्रिक ऊर्जा ही तो उस पर काम करती है, आप हाथ से तो उसको बजा रहे हैं, उस पर यांत्रिक कार्य तो कर रहे हैं, तो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में जो है ये बदलता है। इंजन आपसे पूछ लिया जाए तो इंजन जो है ये ऊष्मा ऊर्जा जो होती है उसको यांत्रिक ऊर्जा में जो है वो बदलता है। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें हुई समाप्त। अब वीडियो को समाप्त करने से पहले एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं, इसी से ही रिलेटेड अगली वाली क्लास में हम क्या करेंगे? प्रश्नों की प्रैक्टिस केवल करेंगे। लगभग चीजें हमने सारी पढ़ ली हैं, और इससे पहले के वीडियो आपने ना देखे हो तो अलग से प्लेलिस्ट भी हमने बना दी है, उसमें जाकर आप सभी जो पहले के वीडियो हैं वो क्लासेस देख सकते हैं। और साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो ये आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में आपको बताना है। इनमें से कौन सा ईंधन है जिसका ऊष्मीय मान सबसे ज्यादा होता है? हाइड्रोजन, कोयला, पेट्रोल, डीजल। ए, बी, सी या डी में से कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग शाम के 8 बजे की है, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।